नमस्कार दोस्तों, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम भारत पर अगर अरब आक्रमण और दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेकर हम आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत सारे प्रश्न को यहाँ हम देखेंगे और समझेंगे कि भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ था और जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, सल्तनत काल का आरंभ हुआ था, तो उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर जो प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है वह 3-4 किताबों से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। भारत पर मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो कुछ पुस्तकों में आपको 711 मिलेगा, कुछ पुस्तकों में आपको 712 ईस्वी में मिलेगा। तो दोनों को यहाँ मैंने लिख लिया है। यदि आप बीडी महाजन साहब की पुस्तक देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में आक्रमण किया, जबकि आप हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक देखेंगे तो वहां पर आपको 712 मिलेगी। तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन के अनुसार हमें एग्जाम में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण, सुपरफास्ट रिवीजन रहेगा। तो सब पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711 ईस्वी। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये थे अरब के आक्रमणकारी। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो उमैद खलीफा के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? तो सफल आक्रमण सबसे पहला 712 ईस्वी में जो हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर किस क्षेत्र को जीता? तो यह क्षेत्र था सिंध एवं मुल्तान क्षेत्र। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर इस क्षेत्र को जीता, सिंध और मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुए अरब आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरब राज्य का विस्तार करना और इस्लाम का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र में प्रथम बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सबसे पहले जजिया कर यहां लगाया गया। और जजिया के कर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आते रहते हैं। जजिया कर के बारे में हमें यह याद रखना है कि यह एक गैर धार्मिक कर था और सबसे पहले यह यहूदी और ईसाइयों पर वसूला गया। जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया तो भारत पर उनका अधिकार हुआ और इस प्रकार से बहुत सारी जो हिंदू जनता थी उनके अधिकार क्षेत्र में आए। तो इस प्रकार से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया भारत पर। और प्रारंभ में जब जजिया कर लगाया गया था तो ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा गया था। इसके अलावा जो विकलांग होते थे, दिव्यांग थे, लूल्हे लंगड़े, जो अंधे होते थे, उनको भी जजिया कर से मुक्त रखा गया था। और सल्तनत काल में देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है एग्जाम में कि सल्तनत काल में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। यह हमें याद रखना है। मुगल काल में देखा जाए तो अकबर प्रथम शासक था जिसने 1564 में जजिया कर को हटा दिया था। तो यह याद रखना है, 1564 में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। और पुनः औरंगजेब ने 1674 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। तो इस प्रकार इतने सारे फैक्ट हमें जजिया कर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो सिंध का शासक था उस समय राजा दाहिर का शासन था। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर लिखी गई पुस्तक किताब उल जीज किसकी रचना है? तो यह अल फाजरी की रचना है, किताब उल जीज। तो भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर यह किताब लिखी गई थी। चलते हैं आगे। अब बात करने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो अब भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। तो चलते हैं महमूद गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार कुल आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया। कहीं कहीं किसी पुस्तक में आपको 1001 ईस्वी भी मिल सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो ये चंदेल शासक थे विद्याधर, जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका शासन था? तो यह शाही वंश के शासक जयपाल का शासन था। तो तुर्क, यहां हमें याद रखना है कि 711 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था, 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था वह अरबों का आक्रमण था और यहां पर अब तुर्कों की बात हो रही है। तो भारत पर
अरबों के बाद तुर्क जातियों ने आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था इनका सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण, उस आक्रमण के द्वारा भारत से बहुत भारी मात्रा में इन्होंने धन लूटा था। तो महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य यह था धन की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे। तो यह खलीफा कहा जाता था इनको, मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी को। महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था। तो यह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो यह था उतबी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। तो यह था जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण। जो सिंध के जाट थे उनके विरुद्ध महमूद गजनवी ने अंतिम बार आक्रमण किया था। और यह आक्रमण इसीलिए किया था क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी लूट कर ले जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने लूटपाट की थी। तो एक तरह से इन्होंने महमूद गजनवी ने सबक सिखाने के लिए इन पे आक्रमण किया था। तो और यह आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है महमूद गजनवी को। मुत्शिकन आक्रमणकारी भी कहा जाता है। तो दोनों हमें याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया। तो यह किया तुर्कों ने। नेक्स्ट, तुर्क कौन थे। तो तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी तुर्क। अगला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने किया। तो यह सुबुक्तगिन ने किया था भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो 986 ईस्वी में था और यह था गजनी का शासक और इसी सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के बीच भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो यह किया 17 बार आक्रमण। तो यहां पर देखा हमने कि यहां पर 1001 से 1027 के बीच आती है। तो कहीं कहीं आपको 1000 ईस्वी भी मिल सकते हैं। तो इस पे हम बहस नहीं करना चाह रहे, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान की उपाधि किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। तो सुल्तान की उपाधि जो धारण की गई दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा, तो वह किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये थे तुर्की शासकों के द्वारा ही प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो यह है महमूद गजनवी, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और यह सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्क शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो खिज्र खां वह शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। चलते हैं आगे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए। तो यह जारी करने वाला शासक है महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेड़ा दुर्ग पर था। तो यहां पर हमें 1027 ईस्वी में जो महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया था, तो आगरा के निकट भेड़ा दुर्ग के साथ साथ हमें जाटों सिंध के जाट के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि कई पुस्तक में आपको सिंध के जाट भी मिलेंगे कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, सिंध के जाट के विरुद्ध। तो ऑप्शन के अनुसार एग्जाम में इसका उत्तर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में बुद्ध शिकन यानी मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है। तो यह महमूद गजनवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहनामा किसकी रचना है। तो यह फिरदौसी की रचना है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो यह था अल बरूनी, जिसने पुराणों का सबसे पहली बार अध्ययन किया मुसलमान व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी, फिरदौसी तथा उतबी किसके दरबार में थे। तो तीनों जो थे यह महमूद गजनवी के दरबार में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी तीनों महमूद गजनवी के दरबार में थे। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। पहला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो पहला आक्रमण जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर किया वह 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण कहाँ किया। तो यह दूसरा आक्रमण हुआ था इसका पाटन गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तो भीम द्वितीय, जिससे मूल राज द्वितीय भी कहा जाता है, और यह जो पराजय थी मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय मानी जाती है। तो बुरी तरह इस युद्ध में हराया था मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1191 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता कौन हुआ। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता कौन था। तो मोहम्मद गौरी इसमें दूसरी बार विजेता बन गए थे।
1194 में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य हुए चंदावर युद्ध का विजेता कौन था? तो मोहम्मद गौरी इसमें विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह शासक जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है? तो मोहम्मद गौरी वह शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम अख्ता किसे दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता दिया था मोहम्मद गौरी ने भारत में। अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, जो प्रारंभ होता है 1206 ईस्वी से और चलता है 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, यह एक मस्जिद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 2.5 दिन का झोपड़ा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराने वाला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला तुर्क शासक है दिल्ली का, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया खुद को। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, तो यह है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो यह है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? तो इलबारी, मामलुक या दासवंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक खां को कुरान खां, पूरी कुरान कंठस्थ होने के कारण इन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है कुरान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्रगाह कहां पर है? तो यह है लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्रगाह। अगला क्वेश्चन है, किस इमारत की दीवारों पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश उद्धृत हैं? तो यह है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों ने योगदान दिया? तो पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। तो इन शासकों का प्रमुख योगदान रहा कुतुब मीनार के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर कौन विराजमान हुआ? तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली बरदान को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के वजह से क्या कहा जाता था? तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो कुव्वत उल इस्लाम को मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो पहले जैन मंदिर या विष्णु मंदिर, कहीं कहीं आपको विष्णु मंदिर भी मिलेंगे इसलिए मैंने दोनों लिख लिया है, तो विष्णु मंदिर माना जाता था, का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल ने किस निर्माण को इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तो यह है अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, 1210 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर कौन गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा 1210 में आराम शाह की हत्या कर, और इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है इल्तुतमिश का। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को राजधानी बनाया? तो यह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया और इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व मिला। जैसे कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए तुर्काने चिहालगानी का गठन किया, इसके माध्यम से उसने अपने सारे जो विरोधी थे उसका दमन किया। इसके अलावा नवीन प्रकार के सिक्के भी इसने प्रारंभ कराए और इसने एक सशक्त साम्राज्य का स्थापना किया, और इसने जो सल्तनत की राजधानी थी वह दिल्ली को बनाया, और इसके पहले जो राजधानी होती थी वह लाहौर होती थी। तो इस कारण से इससे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था, क्योंकि इसके पहले लाहौर से सत्ता संचालन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम।
अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यह बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश, जब दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बारी तुर्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। तो इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया, बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वह शासक जिसने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली लाया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के दौरान शमसी शासन की नींव किसने रखी? तो इल्तुतमिश ने शमसी शासन की नींव रखी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खां था। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही इसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1234-35 ईस्वी में किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा? तो इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को लूटा था 1234-35 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? तो ये जारी करने वाला शासक है इल्तुतमिश। इसने चांदी का टंका और तांबा का जीतल जारी किया था। जो अरबी सिक्के थे, शुद्ध अरबी सिक्के, सबसे पहले इसी ने जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? तो नसीरुद्दीन का मकबरा है, जो नसीरुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र था, उसी का मकबरा माना जाता है भारत में प्रथम मकबरा, और इसी कारण से इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक भी इल्तुतमिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 गुलामों सरदारों का संगठन जो तुर्कान चिहलगानी कहा जाता था का गठन किसने किया? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा गठन किया गया। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई? तो यह था इल्तुतमिश। तो जो भी शासक होते थे उनको वैधानिक रूप से मान्यता दी जाती थी, और यह मान्यता किसके द्वारा दी जाती थी? खलीफा के द्वारा। तो पहला गुलाम वंश का यह शासक है इल्तुतमिश, जिसे कि खलीफा द्वारा वैधानिक रूप से मान्यता दी गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया बिहार में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंगेज खान के कहर से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के किस शासक को अपने यहाँ शरण नहीं दी? तो ये थे जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी, क्योंकि इल्तुतमिश अगर इसे शरण देता तो निश्चित ही चंगेज खान दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन नाम था उसका मूल नाम। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो रुकनुद्दीन फिरोज गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो कई लोग डायरेक्ट रजिया सुल्तान मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हमें ध्यान रखना है कि रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में किसके हस्तक्षेप से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को आसीन किया? तो यह थी शाह तुर्कान। शाह तुर्कान कौन थी? ये रुकनुद्दीन की मां थी, और इसका शासन में अनावश्यक हस्तक्षेप था, और इसी से परेशान होकर तुर्क जो अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सुल्तान बनाया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासका कौन थी? तो यह थी रजिया, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहता है। अगला प्रश्न है, रजिया की शादी किससे हुई? तो यह अल्तुनिया से हुई थी रजिया की शादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया ने किससे अमीर आखून यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया? तो यह था जमालुद्दीन याकूत। और जमालुद्दीन याकूत की बात करें तो यह क्या था? यह अबिसीनिया का निवासी था। तो यह भी हमें याद रखना है, अबिसीनिया। और यह अबिसीनिया का निवासी जो जमालुद्दीन याकूत था, इसको रजिया सुल्तान ने बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था, और चूंकि यह गैर तुर्क था, तो गैर तुर्क को इतना महत्व देने के कारण जो तुर्क थे, जो तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीर का प्रभाव सल्तनत काल में बहुत ही ज्यादा था गुलाम वंश के शासनकाल के दौरान, तो ये सब रुष्ट हो गए थे, और यही कारण था कि रजिया का फिर तुर्क अमीरों ने विरोध भी किया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रजिया को सत्ताच्युत करने में, मतलब सत्ता हटाने में किसका योगदान था? यह तुर्कों का ही योगदान था, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अमीर आकूत जो था, जो गैर तुर्क, उसको ज्यादा महत्व देने लगी थी रजिया, तो यह तुर्कों को पसंद नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1240 ईस्वी में कैथल के समीप किसके द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई? तो कहा जाता है कि डाकुओं के द्वारा कैथल के समीप रजिया की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बहराम शाह शासक था
वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली की गद्दी से हटाकर किसे सुल्तान के पद पर बैठाया? तो नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद पर बैठाया और यह बलबन ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह शासक जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नासिरुद्दीन महमूद ही है वह शासक जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को उत्तराधिकारी बलबन ने नियुक्त किया था। हालांकि बलबन की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि मंगोल के जो आक्रमण हो रहे थे उस मंगोल आक्रमण के कारण जो संघर्ष हुआ उसमें वह मारा गया। अतः बलबन ने इसके बाद फिर अपने जो पुत्र था कै खुसरो उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उसके साथ भी फिर यही कहानी हुई। चलते हैं आगे। तुर्कान चहलगानी का विनाश किसके द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के गुलाम बलबन ने तुर्कान चहलगानी का विनाश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कौन नायाब ए ममलिकात पद पर था? तो यह था बलबन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला शासक है बलबन और इसने अपने को जिले इलाही भी घोषित किया था। तो ये दोनों हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, किसने वित्त विभाग यानी कि दीवाने विजारत को सैन्य विभाग यानी कि दीवाने आरी से अलग कर एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की? तो इसने बलबन ने किया एक अलग से विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो यह कहने वाला है बलबन। रजिया सुल्तान के समय बलबन किस पद पर था? तो यह अमीर ए शिकर पद पर था रजिया सुल्तान के समय। बहराम शाह के समय बलबन किस पद पर था? तो यह अमीर ए आखुर पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन किस पद पर था? तो अमीर ए हाजिब के पद पर था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधियों का दमन करने हेतु बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वह पुत्र जो मंगोल आक्रमण में मारा गया? तो शहजादा मोहम्मद बलबन का पुत्र था जो मंगोल आक्रमण में मारा गया और इसको अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था बलबन ने, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि वह मंगोल आक्रमण में मारा गया। अगला प्रश्न है, किस मकबरे में प्रथम बार वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग हुआ? तो यह है बलबन का मकबरा जिसमें वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? बलबन के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कैमूश गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले सदैव तत्पर सेना मतलब सेना हमेशा तैयार रहे ऐसी प्रथा आरंभ की? यह शासक था बलबन। किताबुल हिंद तहकीके हिंद जिसे कहा जाता है किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर लिया था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इस प्रकार से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी और इसी कारण से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ही वह शासक था जिसने कि 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया और इल्तुतमिश ने दिल्ली के सल्तनत के स्थायित्व के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे तुर्कान चहलगानी की हमने चर्चा की, नवीन प्रकार के सिक्के चलाए और इसके अलावा उसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की और दिल्ली को राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक आएगा तो इल्तुतमिश और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आएगा तो मोहम्मद गौरी हमें लगाना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है बलबन को। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ करवाई? तो यह इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाई। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस वस्त्र को धारण करता था? तो लाल वस्त्र को धारण करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको यहाँ एक बता देता हूं कि जब दिल्ली सल्तनत पर फिरोज शाह का शासन था, यानी इल्तुतमिश के बाद जब फिरोज शाह वहां का शासक बना था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो वह अपने भोग विलास में ही व्यस्त था और जनता जो थी वह त्रस्त थी। तो उसी समय दिल्ली में सुल्तान जब अनुपस्थित था तो उसी का लाभ उठाकर रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से मांग की, जनता से न्याय की मांग की और
इसी कारण से जनता ने रजिया को सपोर्ट किया और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था उसको हटाकर जनता ने रजिया को शासक बनाया दिल्ली सल्तनत का। तो यह याद रखना है, लाल वस्त्र उस समय न्याय की मांग का प्रतीक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय सल्तनत की वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलामों के दल के द्वारा होता था? तो सल्तनत की वास्तविक शक्ति का संचालन जो तुर्कान चहलगानी के हाथ में था वह था मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण महिला शासकों की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन महिला शासक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला बात करें तो गुलाम वंश की पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान दिल्ली। भारत की पहली महिला शासिका भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश। काकतीय वंश से संबंधित है रानी रुद्रमा और द्वार समुद्र इनकी शासन का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी वंश। तो मरदूम जहां महिला शासिका थी मध्यवर्ती काल में, महत्वपूर्ण महिला शासिका बहमनी में। नेक्स्ट है गौड़ वंश। तो गौड़ वंश की रानी दुर्गावती जिनका नाम हमने सुना है और गढ़कंटका इनका क्षेत्र था। अहमद शाही वंश का चांद बीवी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है चांद बीवी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिल शाही वंश की। तो आदिल शाही वंश की बेगम बड़ी साहिब थी और बीजापुर इनका क्षेत्र था। नेक्स्ट है भोसले वंश। तो भोसले वंश में जो महिला शासिका थी वह थी ताराबाई और यह जो था इनका क्षेत्र मराठा था। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज गुलाम वंश से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और गुलाम वंश से एक सामान्य से एग्जाम देखा जाए तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। तो जितने संभावित प्रश्न बनते थे उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ एकत्रित करने का प्रयास किया है। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास की हमारी श्रृंखला चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। 1290 से 1320 के ईस्वी के आसपास इनका शासन रहा है और खिलजी वंश की जब स्थापना हुई थी तो कई इतिहासकारों के द्वारा इसे खिलजी क्रांति भी कहा गया, क्योंकि खिलजी क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी सल्तनतकालीन इतिहास में, क्योंकि इसने न केवल गुलाम वंश को समाप्त किया बल्कि नवीन खिलजी वंश की स्थापना की और इस वंश के द्वारा सल्तनत का जो विस्तार होता है वह सुदूर दक्षिण तक भी होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अभी हाल में ही एक फिल्म भी आई थी पद्मावत, जिसमें देखा हमने, आपने भी देखा होगा फिल्म, कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण का अभियान करता है और मलिक कफूर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फिल्म अच्छी थी और फिल्म आप देख सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ अगर वह फिल्म के रूप में देखने को मिल जाता है तो हमारी जो पढ़ाई होती है उसके बहुत सारे फैक्ट हमें और तथ्य हमें याद आ जाते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार फिल्म देख लें, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खिलजी वंश। हमेशा की तरह ही यह वीडियो भी वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा और आने वाले दिनों में इसका मास्टर वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और इसका शासनकाल था 1290 से 1296। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है सल्तनत काल में और इसके संस्थापक होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी किसकी एक शाखा माने जाते हैं? तो खिलजी जो शाखा है वह तुर्कों की एक शाखा मानी जाती है। तो तुर्कों की जो 64 शाखाएं थी उनमें से एक शाखा यह मानी जाती है खिलजियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का वह क्षेत्र जो खिलजियों के निवासियों के कारण खिलजी के क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। तो हेललमंद घाटी है अफगानिस्तान में और यहाँ पर खिलजियों की बहुत बड़ी आबादी रहती थी, निवास करती थी और इसी कारण से कई बार इस हेललमंद घाटी को खिलजी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये बनाई किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब और किसने की? तो 1296 में उनके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो फिल्म जो पद्मावत बनी थी उस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि उनका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी वही
उनकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, और वह खिलजी वंश का शासक बन बैठता है। 1290 में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कौन सा पद प्रदान किया? तो अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक प्रदान किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किस अभियान के बाद अलाउद्दीन के सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो गई? तो देवगिरी का अभियान किया था। देवगिरी अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो इच्छा थी वह प्रबल हो गई, क्योंकि देवगिरी अभियान से बहुत सारा धन दौलत प्राप्त हुआ, और इसके कारण अलाउद्दीन के मन में यह इच्छा हुई कि अब उसे सुल्तान बनना है, उसके सुल्तान बनने का समय आ गया है, और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 1292 में किस मंगोल नेता का आक्रमण हुआ? तो सल्तनत काल में हम देखते हैं कि जो विदेशी आक्रमण है उनमें मंगोल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो मंगोल बार बार आक्रमण करते थे। गुलाम वंश में भी हमने देखा, इल्तुतमिश के समय भी देखा, बलबन के समय में भी देखा, और मंगोल जो है बार बार भारत पर आक्रमण करते रहते थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 1292 में हलाकू के जो पौत्र है अब्दुल्ला, इसका आक्रमण होता है। तो यह भी हमें याद रखना है, एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाने वाला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहाँ हुई? तो यह हुई थी कड़ा मणिकपुर यानी कि इलाहाबाद में इसकी हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अली या गुरशस्प उसका बचपन का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था? तो 1296 में वह गद्दी पर बैठता है और 1316 तक उसका शासन रहता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन का, सीधे सीधे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला विभाग देखते हैं दीवाने वजारत का। दीवाने वजारत खिलजी के समय सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, और इसका जो प्रमुख होता था उसे वजीर या प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो यह हमें याद रखना है, वजीर या प्रधानमंत्री। और दीवाने वजारत से कई अन्य विभाग भी जुड़े हुए थे, जैसे कि दीवाने इशराफ, दीवाने इमारत, दीवाने वकूफ, दीवाने मुस्तखराज। तो बहुत सारे विभाग इससे जुड़े हुए थे, लेकिन उसमें हमें एक याद रखना है दीवाने मुस्तखराज के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद बात करेंगे दीवाने इंशा के बारे में। तो दीवाने इंशा भी इस समय का एक महत्वपूर्ण विभाग था, और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो पत्राचार विभाग था, जो शाही आदेश का पालन करता था। जो पत्राचार होता था वह, तो इसको पत्राचार विभाग भी कह सकते हैं, उस समय जो पत्राचार किए जाते थे। तो देखा जाए तो दीवाने इंशा शाही आदेशों को पालन करने वाला विभाग था। इसके बाद बात करेंगे दीवाने आरिज के बारे में। इसको दीवाने अर्ज भी कहा जाता है कई जगह। तो यह सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। इसके बाद है दीवाने रसातल। दीवाने रसातल क्या था? यह विदेश विभाग था। तो ये चारों विभाग हमें याद रखने हैं अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में, जो मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण विभाग थे। इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रक अधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे शाहना ए मंडी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह होता था बाजार अधीक्षक। प्रत्येक बाजार में बाजार का जो अधीक्षक होता था उसका प्रमुख काम होता था बाजार में देखरेख करना। इसके बाद बात करते हैं दीवाने रियासत के बारे में। तो यह बाजार का नियंत्रक होता था। सराय अदल न्याय का अधिकारी होता था, और बरीद मंडी बाजार निरीक्षक होता था। इंस्पेक्टर होता था जो बाजार में घूम घूम कर निरीक्षण करता था। इसी समय एक महत्वपूर्ण था मुहनियान, जिसको कि गुप्तचर कहा जाता था। ये गुप्त सूचनाएं एकत्र करता था और सम्राट तक पहुंचाता था। तो इस प्रकार से इन मंत्रिपरिषद और जो बाजार नियंत्रक अधिकारी है, इनके द्वारा अलाउद्दीन ने अपनी शासन व्यवस्था को चलाया, और जो बाजार नियंत्रण थी, कहा जाता है कि उसके समय जो आर्थिक सुधार थे वह बहुत ही दृढ़ता से लागू किया। तो इन्हीं की सहायता से इन्होंने लागू किया। आगे चलते हैं, दिल्ली के सुल्तानों में किसके पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल अस्थाई सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी व्यापारियों को नाप तोल बेईमानी से रोकने के लिए उन्हें कौन सी सजा देता था? तो इस समय जो सजा की व्यवस्था थी बहुत ही कठोर थी। नाप तोल में यदि किसी प्रकार की कोई कमी बेशी करता था तो उसी अनुपात में शरीर से मांस काटने की सजा देता था अलाउद्दीन खिलजी। और इसी कारण से देखा जाए तो इस समय जो बाजार व्यवस्था लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वह बहुत ही सफल मानी जाती है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और इसी पे आधारित है फिल्म पद्मावत। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर पद्मावत के अनुसार कहा जा रहा है तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और उसका प्रमुख कारण यह था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। तो फिल्म आप जरूर देखें, निश्चित रूप से फिल्म देखेंगे तो ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। आगे चलते हैं। बर्दी ने किस सुल्तान के संदर्भ में कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था? तो यह कहा कथन अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का सेनापति जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, अलाउद्दीन का सेनापति था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था, दक्षिण में शासन करना प्रमुख उद्देश्य नहीं था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सर्वाधिक पैमाने पर खालसा भूमि का विकास हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा खालसा भूमि का विकास हुआ, यानी कि विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन है, बाजार सुधार लागू करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में बाजार सुधार लागू करने वाला शासक सबसे महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? तो रतन सिंह थे चित्तौड़गढ़ के शासक। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, पद्मावत फिल्म में रतन सिंह बने हैं शाहिद कपूर। तो आप फिल्म जरूर देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिल्म देखिए, बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर के बारे में पता चलेगी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा? तो खिजराबाद रखा उसका नाम, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगिरी शासक जिसे अलाउद्दीन ने राय रायान की उपाधि दी। तो देवगिरी का कौन सा शासक था जिसे अलाउद्दीन ने राय रायान की उपाधि दी? तो ये थे रामचंद्र देव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसे जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय जाता है उसके एक गुलाम मालिक कफूर को। मालिक कफूर को कौन सी उपाधि दी गई? तो मालिक कफूर को उपाधि दी गई ताजुल मुल्क काफरी। ताजुल मुल्क काफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मालिक कफूर ने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया? तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण आक्रमण मालिक कफूर का माना जाता है देवगिरी पर। तो यही है मालिक कफूर, आप देख लें। फिल्म के अनुसार मालिक कफूर ये है, लेकिन वास्तविक में तो अलग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक कफूर को किस विजय के दौरान 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया? मालिक कफूर एक गुलाम था और इसे 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया और इसी कारण से इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो गुजरात विजय के दौरान मालिक कफूर को खरीदा गया था 1000 स्वर्ण दिनारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किसकी नियुक्ति दीवाने रियासत पर की? तो मलिक याकूब को दीवाने रियासत पर नियुक्ति की थी। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ प्रसिद्ध इमारतें जो बनाई गई। सबसे पहले जमायत खाना मस्जिद, उसके बाद अलाई दरवाजा, शीरी का किला और हजार खंबा महल। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में कौन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए हैं या ये किसके द्वारा बनाए गए। तो इन चारों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दैवी अधिकार के सिद्धांत किस शासक ने चलाए थे? तो सल्तनत काल में दैवी अधिकार का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण से बचने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 में कहां राजधानी बनाई? तो सीरी में राजधानी बनाया और सीरी में राजधानी बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि मंगोलों को आक्रमण से बचा जाए। मंगोलों ने तो परेशान कर रखा था पूरे सल्तनत कालीन में, देखा जाए तो सभी शासक को लगभग देखा जाए तो यहाँ मंगोलों के आक्रमण से परेशान ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ही वह शासक था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और इसी कारण कहा जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, कोहिनूर हुर्रियत को, कोहिनूर जो हीरा है उसको किस खान से निकाला गया? तो कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा की खान से और गोलकुंडा है वर्तमान में जो तेलंगाना है वहां पर। कोहिनूर हीरे के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो कोहिनूर हीरा सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वह अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मिलता है और जब तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से प्रथम बार यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करता है मलिक कफूर के माध्यम से, क्योंकि मलिक कफूर ही वह उसका गुलाम था जिसने प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरे को प्राप्त करता है और अपने जो सम्राट होते हैं, जो स्वामी होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसको 1310 ईस्वी में भेंट करता है। और इसके बाद पानीपत का जब प्रथम युद्ध 1526 में होता है तो उस समय ग्वालियर के जो राजा होते हैं विक्रमजीत सिंह, उससे यह हीरा हुमायूं को प्राप्त होता है
और उसके बाद जो हीरा होता है कोहिनूर हीरा, वह मुगल शासक के राजमुकुट की शोभा बढ़ाता रहता है। लेकिन जब 1739 में मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है, तो नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले जाता है और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पास यह हीरा रहता है, कोहिनूर हीरा। और उसके बाद यह हीरा किसके पास जाता है? उसके बाद यह शाह शुजा को प्राप्त होता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद यह हीरा शाह शुजा को प्राप्त होता है, जिससे महाराजा रंजीत सिंह जो होते हैं अंतिम सिख शासक, उनको यह भेंट के रूप स्वरूप में प्राप्त होता है। और जब महाराजा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह का अंग्रेजों से युद्ध होता है, तो उसमें दिलीप सिंह पराजित हो जाते हैं और उसी समय से वह हीरा जो है वह ब्रिटेन के हाथ में चला जाता है। और वर्तमान में देखा जाए तो यह जो हीरा है वह ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। इसका देखा जाए तो इस हीरे के 3 पार्ट होते हैं। तो एक टुकड़ा जो है, एक पार्ट जो है इसका ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, और जबकि दूसरा और तीसरा टुकड़ा जो है वह ब्रिटेन की जो महारानी है उनके मुकुट में अभी वर्तमान में पाया जाता है, वहां पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोहिनूर हीरे का ही एक स्वयं में एक लंबा सा इतिहास है, जो कई बार एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न बन भी जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वारंगल का वह शासक जिससे मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा तथा भारी मात्रा में धन दौलत प्राप्त होता है। तो वारंगल का शासक जो काकतीय शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव, इन्हीं से वह कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है मलिक कफूर। और मलिक कफूर इसे भेंट किसे देता है? अपने शासक यानी कि अपने जो स्वामी होते हैं, जो सुल्तान होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनको यह भेंट करता है और यहीं से कोहिनूर हीरे का इतिहास प्रारंभ होता है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने सबसे पहले उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर शासन कार्य किया? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सल्तनतकालीन शासक है जिसने उलेमा वर्ग का जो प्रभाव होता है शासन पे, उससे मुक्त होकर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने भारत पर अंतिम आक्रमण किया? तो मंगोलों ने अंतिम आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी हमें किस कृति से मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की बहुत ही प्रमुख पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, तो इसे याद रखना है, इसी से हमें मिलता है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, किसके सुझाव पर अलाउद्दीन ने अपनी प्रारंभिक इच्छा एक नवीन धर्म चलाने की तथा विश्व विजेता बनने की इच्छा का त्याग कर दिया? तो सल्तनतकालीन यह पहला शासक था जिसकी एक इच्छा थी, और यह इच्छा थी कि वह एक नवीन धर्म चलाए, लेकिन काजी उल मुल्क के सुझाव पर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी वह इच्छा छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व एकत्र करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की अलाउद्दीन ने राजस्व को एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन से थे? तो पहला था चराई कर चारागाह और पशु पर लगता था, जबकि घरी कर की बात करें तो यह घर, झोपड़ी या गृह, कुछ भी कह सकते हैं, उस पर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने प्रकार के बाजार स्थापित किए? तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जो वर्णन हमें मिलता है जियाउद्दीन बर्नी से, और बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी इसकी आर्थिक नीति। इतिहास में अपने आर्थिक नीति के कारण अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियां हैं उसके बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने प्रकार के बाजार स्थापित किए? तो यहाँ 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे इसने। पहला था खाद्यान्न बाजार, दूसरा निर्मित वस्तु का बाजार, तीसरा दैनिक वस्तु बाजार, और चौथा था पशु एवं गुलाम बाजार। तो ये चारों बाजार आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो ये वाद्य यंत्र था सितार। अगला क्वेश्चन है, 1306 में अलाउद्दीन के समय दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। तो कौन सी नदी सीमा बनाती थी दिल्ली सल्तनत के बीच और मंगोलों के बीच? तो यह थी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बहुत ही कम समय में के लिए अल्पवयस्क शहाबुद्दीन उमर बैठा। तो कई पुस्तकों में आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शासक के रूप में उल्लेख होता है, लेकिन यहाँ पर शहाबुद्दीन उमर भी हमें याद रखना है, बहुत ही कम समय के लिए गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक राजा कब बना? तो 1316 ईस्वी में यह राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक खां ने सल्तनतकालीन शासक था मुबारक खां जिसने खलीफा की उपाधि धारण की। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुबारक
खां को मारकर उसका वजीर खुसरो खां कब शासक बना? तो 1320 में खुसरो खां शासक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है? तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में अब हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहता है और यह तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना गया है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा गया है। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक किसे पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो खुसरो खां को पराजित किया और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबा शासन किन शासकों का रहा? तो तुगलक वंश के शासकों का जो शासन काल है वह सल्तनत काल में सबसे ज्यादा लंबा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय किसका शासक को जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक है जिसने डाक की जो व्यवस्था थी उसको पूर्णतः व्यवस्थित किया सल्तनतकालीन शासकों में देखा जाए तो। नेक्स्ट है दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुर्क शासक कौन थे? तो तुगलक वंश अंतिम तुर्क शासक थे। तो हमने देखा है कि सल्तनत काल में तुर्कों की सत्ता रहती है और अंतिम तुर्क शासक की श्रेणी में यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तुगलक वंश अंतिम तुर्क शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? तो जैसा कि हम देखते हैं कि सल्तनत काल में इतिहास में अगर देखा जाए तो विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे प्रमुख जो होते हैं वे मंगोल होते हैं और बार बार वह सल्तनत पर आक्रमण करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को कहा जाता है कि 29 बार विफल किया है, तो याद रखना है 29 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ गयासुद्दीन तुगलक। और यह क्यों हुआ? क्योंकि उसने मंगोलों को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक के समय वारंगल को दक्षिण में सल्तनत की राजधानी बनाकर उसका नया नाम क्या रखा गया? तो दक्षिण में सल्तनत की राजधानी बनाई गई और उसका नाम रखा गया सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों से उनकी भूमि को पुनः लौटा दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की जो भूमि थी जो जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में लिए थे उनको गयासुद्दीन तुगलक ने लौटा दिया, तो यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राज्य में सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का निर्माण तथा अकाल संहिता बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अकाल संहिता और नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने किस स्थान पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया? तो दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का नगर स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल अभियान के बाद निजामुद्दीन औलिया को किसने संदेश भेजा कि वे दिल्ली छोड़ दे? तब उन्होंने जवाब दिया हनूज देहली दूर अस्त। तो ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। वास्तव में देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक और जो निजामुद्दीन औलिया है इनके बीच जो संबंध थे वे अच्छे नहीं थे और बंगाल अभियान से जब गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को यह संदेश भिजवाया कि आप दिल्ली छोड़ दो, मैं आ रहा हूं। तो इसी के जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि दिल्ली अभी दूर है। और निजामुद्दीन औलिया की देखी जाए तो बात यह बहुत ही सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो है उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है और दिल्ली पहुंच नहीं पाता, तो निश्चित ही उसके लिए दिल्ली दूर ही हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो बंगाल अभियान से लौटते समय 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर। तो इस प्रकार देखा जाए तो बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली पहुंच भी नहीं पाता है। तो जो निजामुद्दीन औलिया है उनकी बात यहाँ सत्य हो जाती है। चलते हैं आगे। अब बात करने वाले हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है और तुगलक वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक और कहे तो विचित्र शासक भी कहा जाता है।
चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो जूना खां। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये विरोधाभासों का मिश्रण था। तो विरोधाभासों का मिश्रण मतलब पता ही नहीं चल पाता था कि ये कितना क्या चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ही योग्य शासक होते हुए भी वह अपने प्रजा के कल्याण के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाया। तो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा जाता है? तो यह भी कहा जाता है जो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, एक बुद्धिमान मूर्ख शासक। तो नाम से ही देखने में यहाँ जो उपाधि इसको दी गई है, इस प्रकार की जो संज्ञा दी गई है, देखने से ही विचित्र लगता है कि आखिर इस प्रकार की उपाधि इसी की क्यों दी गई। तो इसने आगे जो काम किए उन कामों को हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसको ऐसा क्यों कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक सन की योजनाओं, क्रूर कार्यों और दूसरे के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण क्या कहा गया? तो इसे रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील भी कहा गया। तो सल्तनत काल में हमें इस शासक का नाम इसलिए याद रखना है कि इसे विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु कौन सी नवीन विभाग की स्थापना की? तो दीवाने कोहे की स्थापना की। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि विकास हेतु दीवाने कोहे की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। यह एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कृषि संबंधी योजनाओं को लागू करने हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र को चुना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोआब का क्षेत्र। दोआब का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है, दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है वह दोआब कहलाती है। तो इस क्षेत्र को उसने चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो देवगिरी में स्थानांतरित की और दौलताबाद उसका नाम रखा। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दौलताबाद नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कब भारत आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय आया था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता भारत कब आया था और किसके शासनकाल में आया था। तो दोनों बातें हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने होली के त्यौहार में सबसे पहले भाग लिया था सल्तनतकालीन शासक की श्रेणी में देखा जाए तो। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ का काजी नियुक्त किया? तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इब्न बतूता 8 वर्षों तक दिल्ली के काजी पर काम करता रहा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इब्न बतूता को राजदूत बनाकर कब चीन भेजा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर 1342 ईस्वी में चीन भेजा था इब्न बतूता को राजदूत बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो इब्न बतूता की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको याद रखना है। इसका नाम है रेहला, और रेहला का तात्पर्य होता है सफरनामा। तो इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत का विवरण इसमें दिया है और विभिन्न प्रकार की जो उसने घटनाएं देखी, विभिन्न प्रकार के जो तथ्य देखे, उसका वर्णन इसने रेहला में किया है। और रेहला का तात्पर्य होता है सफरनामा। तो यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनतकालीन शासक ने धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संदर्भ में हमें याद रखना है क्योंकि इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया? तो जिन प्रभासुर के साथ इन्होंने विचार विमर्श किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में किन दो प्रभावशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के अगर शासनकाल के अगर अंतिम दिनों की बात की जाए तो देखा जाए तो संपूर्ण दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है, संपूर्ण दक्षिण भारत वह स्वतंत्र हो गया था और यहाँ पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी। तो उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण था विजयनगर। विजयनगर हिंदू संस्कृति का केंद्र था। तो विजयनगर हम देख रहे हैं कि हिंदू संस्कृति का केंद्र था विजयनगर। तो विजयनगर यहाँ जो ग्रीन से है ये विजयनगर है, ठीक है। दूसरा था बहमनी। बहमनी क्या था? मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। तो ये बहमनी है, बहमनी साम्राज्य। तो ये दो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे जिनका उदय हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वतंत्र विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर एवं बुक्का स्वतंत्र विजयनगर राज्य के संस्थापक थे और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की।
नेक्स्ट है स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो दक्षिण के राज्य थे वे स्वतंत्र होने लगे थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन प्रथम शासक जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक देखा जाए तो बहुत ही योग्य और विद्वान शासक था और वो अपनी प्रजा की भलाई चाहता था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो जिस प्रकार से भलाई करना चाहता था, जिस प्रकार के कामों के द्वारा भलाई करना चाहता था, उससे जनता की भलाई नहीं हुई बल्कि और उल्टा ही हो गया। तो कहा जाए तो देखा जाए तो एक तरह से किस्मत भी मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दे पा रही थी और इसी कारण से बदायूनी ने कहा था कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट गोडाल में हुई, तो यह भी हमें याद रखना है। चलते हैं आगे देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं देखा जाए तो वास्तव में बहुत ही प्रजा के हित में उठाए गए उसके कदम है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो भी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी सभी की सभी विफल हो गई। तो सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि ऐसे समय में की थी जब वहां पर अकाल पड़ गया था और इसी क्रम में प्लेग एक महामारी के रूप में फैल गया था। तो इस प्रकार सुल्तान की यह योजना थी, यह विफल हो गई। तो यह हमें याद रखना है, विफल हो गई। दूसरा था इसकी महत्वपूर्ण योजना राजधानी परिवर्तन। 1327 ईस्वी में यह राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद ले गया था, लेकिन उत्तर व दक्षिण के भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित करने का जो इसका उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि न तो जनता इसके महत्व को समझ सकी और न ही इस प्रकार से नियंत्रण रखना संभव हो सका और इसी कारण से जो राजधानी परिवर्तन की उसकी योजना थी यह भी विफल हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा में चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था और इसी क्रम में इसका एक उद्देश्य यह था कि सोने चांदी जैसी जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनको नष्ट होने से बचाना। परंतु हुआ उल्टा। हुआ क्या कि बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण होने लगा और इस प्रकार यह योजना भी है, सांकेतिक मुद्रा की जो योजना है उसकी विफल हो गई। इसके बाद कहा जाता है चौथा खुरासान अभियान। तो खुरासान जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया में स्थित एक क्षेत्र था और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि खुरासान राज्य में जो अव्यवस्था उठ गई है वहां पर उस अव्यवस्था का लाभ उठाया जाए और वहां पर कब्जा किया जाए और जो सल्तनत का विस्तार है उसको विस्तार दिया जाए। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अतिरिक्त सेना का भी गठन किया और सेना का गठन करने के साथ साथ एक वर्ष का जो वेतन होता है वह एडवांस में दे दिया, अग्रिम रूप में दे दिया। लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि देखा गया कि खुरासान में जो अव्यवस्था फैली हुई थी वह फिर से व्यवस्थित हो गई, मतलब वहां पर प्रशासन में जो अव्यवस्था थी वह फिर से ठीक हो गई। तो इस प्रकार जब वहाँ व्यवस्था ठीक हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना थी यह पूरी तरह विफल हो गई। तो जो उसने सेना भी गठन किया था, उस सेना पे जो खर्च किया था, उसको जो 1 साल का एडवांस वेतन दिया था, वे सारे के सारे व्यर्थ चल गए। तो इस प्रकार खुरासान का अभियान भी इसका विफल रह गया। कराचिल के अभियान की बात करें तो कुमायूं की पहाड़ी में स्थित कराचिल क्षेत्र था और यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए और इसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी सेना भेजी थी कुमायूं की पहाड़ियों में, लेकिन यह योजना भी विफल रही क्योंकि उस क्षेत्र को तो वह जीत नहीं सका, उल्टे भारी जन और धन की हानि उठानी पड़ी। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, उसमें से मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 ही योजनाएं हैं। इन 5 योजनाओं को हमें याद रखना है। यही 5 योजनाएं हैं जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, जिसमें वह चाहता था कि न केवल अपनी प्रजा का जो सुख सुविधाएं हैं उनमें विस्तार करे, बल्कि सल्तनत काल को भी स्थायित्व प्रदान करे और सल्तनत काल को भी विस्तार प्रदान करे। लेकिन सारी की सारी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की फेल हो गई। अब बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो 1351 से मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 से यह गद्दी पर बैठता है और 1388 तक इसका शासन रहता है। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में फिरोज तुगलक किस पद पर आसीन था? तो यह था अमीर हाजिब पद। फिरोज तुगलक को खलीफा द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? तो कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई फिरोज शाह तुगलक को खलीफा के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक ने धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की? तो फिरोज तुगलक है जिसने कि धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे को समझ सके? तो ये था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलेमा का समर्थन पाने हेतु फिरोज तुगलक ने किस मंदिर को लूटा और मंदिर की जो मूर्ति है वह समुद्र में फेंक दी? तो यह है जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है और इस मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को हटाकर केवल 4 कर यानी कि खराज जो लगान से संबंधित था, खुम्स जो कि युद्ध में लूट के माल से संबंधित था और जजिया एवं जकात किसने चलाए? तो ये चलाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो भी पहले से चल रहे थे 24 कर थे उनको समाप्त कर दिया और केवल 4 कर को उसने वर्तमान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैराती अस्पताल यानी कि दारुल शफा, मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग तथा रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस प्रकार के जो भी कार्य है किए। तो ये चारों हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो हमें याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। खैराती अस्पताल की स्थापना करने वाला पहला शासक सल्तनत कालीन कौन था? तो यह फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक है जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता हेतु फिरोज तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की? तो ये विभाग था दीवाने खैरात। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यह भी कई बार पूछा गया है। सल्तनत काल में किसके शासनकाल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? तो यह था फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जिसमें लगभग 1.8 लाख दास की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की? तो ये दीवाने बंदगान की स्थापना की। तो जब इतनी संख्या में दास हो गए तो निश्चित ही उनका मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन के लिए एक विभाग होना ही चाहिए था और इसी को ध्यान में रखते हुए दीवाने बंदगान की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फतवाहत फिरोज शाही जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही तथा फतवाए जहांगीरी किसकी रचना है? तो यह बर्नी की रचना है, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांगीरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है तारीख फिरोज शाही और फतवाहत फिरोज शाही में। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की? तो कहा जाता है लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर इत्यादि नगर थे जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। नहरों की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहर भी बनाए गए थे जिनमें 5 प्रमुख नहर हैं, उनमें हमें 1-2 को याद रखें। तो सबसे पहले देखते हैं यमुना से हिसार तक। तो अलुग खनी नहर कहा जाता है यमुना से हिसार तक, घग्गर से सतलज तक रजबाह नहर, इसके बाद सिरमौर से हांसी तक, यमुना से फिरोजाबाद तक तथा घग्गर से फिरोजाबाद तक। तो ये सब नहर जो है यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया नया सिंचाई कर कितना था? तो 1/10% था सिंचाई कर फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में टोपुरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने लाया था टोपरा गांव और मेरठ से और उन स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था जिसने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया। जियाउद्दीन बर्नी को किसने संरक्षण दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी को संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में अनुवाद कराया। तो फारसी में जो अनुवाद कराया वह किस नाम से कराया? तो अनुवाद का नाम रखा दलायते फिरोज शाही। तो फारसी में अनुवाद कराया दलायते फिरोज शाही और इसके अनुवाद करता थे यानी कि रचनाकार थे अपाउद्दीन। तो यह भी हमें याद रखना है। और इस पुस्तक को लूटा था कहाँ से? तो ये लूटा था ज्वालामुखी मंदिर से। तो यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चांदी और सिक्के के मिश्रण से निर्मित सिक्के को क्या कहा गया? तो अद्धा और विख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज के काल में निर्मित मकबरा जिसकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है इसकी तुलना की जाती है उमर की मस्जिद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो तुगलक शाह द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक के बाद। फिरोज शाह तुगलक के बाद देखा जाए तो तुगलक वंश का इतिहास जो है शासन जो है वह अंधकार की ओर जाने लगता है क्योंकि उसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं होता है जो तुगलक वंश की सत्ता को संभाल सके।
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद के समय किसने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की? तो तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बाद देखा जाए तो कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ और इसी कारण से धीरे धीरे जो उसके अंतर्गत राज्य थे वे स्वतंत्र होने लगे और इसी में एक महत्वपूर्ण था जौनपुर। तो जौनपुर राज्य की जो स्थापना की, स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना, वह मलिक सरवर नाम के हिजरे के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत में विजित प्रदेशों का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो यह किया खिज्र खां को। तो तैमूर लंग कहा जाता है कि भारत में जब उसने आक्रमण किया और भारत को जीता तो अपने जो विजित क्षेत्र थे उसको खिज्र खां को सौंपकर चला गया। लगभग 15 दिन तक भारत में वह रहा था और विजित प्रदेशों का राज्यपाल उसे जिम्मेवारी दे दी कि वह भारत में अपना शासन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की टूटी हुई किस मंजिल को फिरोज तुगलक ने मरम्मत करवाया था? यह मंजिल थी 5वीं मंजिल। तो ये थे हमारे तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। रात में मित्रों जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, इसलिए मैं जनरली करता नहीं रात में, लेकिन फिर भी लगा कि अभी एग्ज़ाम का समय है तो आप लोगों को उपलब्ध कराना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ते की आवाज़ बहुत आती है रात में, इसी कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि मैं दिन में ही आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा दूँ। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं, आने वाले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन श्रृंखला में सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे। इसके पूर्व तुगलक वंश के वीडियो जीके बकेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सैयद वंश के अगर पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो सैयद वंश से पहले तुगलक वंश का शासन था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 1398 में मध्य एशिया का आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और इस समय तुगलक वंश का शासक नासिरुद्दीन महमूद का शासन था और नासिरुद्दीन महमूद के शासन के दौरान ही जो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, उसके कारण जो तुगलक सत्ता थी वह धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी, कमजोर होने लगी। और जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो तैमूर लंग की सहायता करने वाला प्रमुख सहयोगी खिज्र खां था और जब तैमूर लंग 15 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद जब वह वापस लौटने लगा तो वापस लौटते समय तैमूर ने अपने जो जीते गए क्षेत्र हैं, भारत के प्रमुख जीते गए क्षेत्र जैसे कि लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान, इन सभी का प्रशासन खिज्र खां को सौंप दिया और कालांतर में इसी खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। तो इसी वंश के बारे में हम आगे देखते हैं और समझते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहता है और इसके प्रमुख शासकों में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह हैं। तो आज का हमारा सैयद वंश से पहला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन था? तो सैयद वंश शिया वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वंश जो अपना संबंध पैगंबर से जोड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है। तो यह सैयद वंश है। तो सैयद वंश के शासक अपने आप को पैगंबर, जो मोहम्मद पैगंबर थे, उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासक जिसने सुल्तान के बजाय रैयत आला की उपाधि धारण की। तो सैयद वंश का शासक खिज्र खां जो शासक था उसने रैयत आला की उपाधि धारण की, न कि सुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां का सेनापति कौन था? तो तैमूर लंग था खिज्र खां का सेनापति, क्योंकि इसी खिज्र खां ने सहायता की थी। नेक्स्ट है, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बनाया? तो खिज्र खां को इन क्षेत्रों का शासक बनाया और इन क्षेत्रों का शासक बनाने के साथ साथ, गवर्नर बनाने के साथ साथ, जो तैमूर लंग था वह भारत से वापस लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां ने अपने शासनकाल में किसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा और नियमित रूप से कर भेजता रहा? तो तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा, क्योंकि तैमूर लंग ने खिज्र खां को भारत के क्षेत्र पर शासन करने के लिए अनुमति दी थी, उसको क्षेत्र सौंपा था। तो देखा जाए तो खिज्र खां ने
एक प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन किया और यह प्रतिनिधि था तैमूरलंग का। और तैमूरलंग के बाद उसके पुत्र को भी नियमित रूप से यह कर भेजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज़्र खां की मृत्यु कब हुई? तो 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। खिज़्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर मुबारक शाह नाम से बैठता है, तो यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो यह शासक था मुबारक शाह। तो इसके पहले हमने देखा था खिज़्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इस प्रकार से सैयद वंश का यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह को सबसे योग्य शासक माना जाता है सैयद वंश का। अगला प्रश्न है यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मुबारक शाह द्वारा मुबारकबाद की स्थापना की गई यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद वंश के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था सैयद वंश का। अगला क्वेश्चन किसके शासनकाल के संबंध में कहा जाता था कि देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक हो गया? तो देखा जाए तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, इसके समय में जो सल्तनत कालीन जो शासन था वह दिल्ली से पालम तक ही सीमित हो गया और इसी कारण से कहा जाता था कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक हो गया। तो अलाउद्दीन आलम शाह थे इस समय। अब बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोधी वंश के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो 1451 से 1526 ईस्वी यानी कि पानीपत के युद्ध की जो प्रथम युद्ध हुआ था उस समय तक लोधी वंश का शासन रहता है। और इसके प्रमुख शासक में देखा जाए तो 3 प्रमुख शासक हैं जिन्हें हमें याद रखना है क्रम से बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। पहला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जिसका शासनकाल 1451 से 1489 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करते हुए कब बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो 1451 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सैयद वंश के बाद स्थापित होने वाला वंश है लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह बहलोल लोधी ही थे जिन्हें दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर संबोधित करता था? तो मसनदे अली कहता था अपने सरदारों को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि वह लोधी शासक जो राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठता था, तो यह शासक था बहलोल लोधी। तो यह बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत था जिसके अनुसार वह सिंहासन पर न बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठता था। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि तुर्की का राजत्व सिद्धांत क्या था और अफगानों का राजत्व सिद्धांत क्या था। आगे चलते हैं। बहलोल लोधी के बाद 1489 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह लोधी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा और सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की इसने स्थापना की। और सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया आगरा को। नेक्स्ट है अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किस शासक को जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी वह शासक था जिसे जाना जाता है अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोधी शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई? तो यह शासक था सिकंदर लोधी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो सिकंदर लोधी द्वारा प्रचलित गजे सिकंदरी क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
गजे सिकंदरी भूमि मापन का एक प्रमाणिक पैमाना था। तो उस समय भूमि मापने का एक प्रमाणिक पैमाना था गजे सिकंदरी, जो सिकंदर लोदी द्वारा प्रचलित कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला लोदी शासक कौन था? तो यह था सिकंदर लोदी, जो फारसी में कविताएं लिखता था, लेकिन उसमें अपना नाम सिकंदर लोदी न लिख के गुलरुखी लिखा करता था। तो गुलरुखी उपनाम से फारसी कविता लिखने वाला शासक सिकंदर लोदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ? तो यह नाम था फरहंगे सिकंदरी। तो फरहंगे सिकंदरी क्या था? संस्कृत का जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था उसका फारसी अनुवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया? तो यह था नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति। अगला प्रश्न है, वह लोदी शासक जिसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया? तो यह प्रतिबंध लगाने वाला शासक था सिकंदर लोदी। आगे बात करेंगे, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? तो 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद आगरा के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी आता है, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसकी मृत्यु रणभूमि में हुई? तो सल्तनत काल का यह पहला शासक था जिसकी मृत्यु रणभूमि में होती है। तो यह है इब्राहिम लोदी, और यह पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। तो बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का, जिसमें यह मृत्यु को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसके द्वारा निमंत्रण भेजा गया था? तो आमंत्रित किया गया था, प्रेरित किया था कि आओ भारत पर आक्रमण करो। तो पहला शासक था पंजाब का शासक दौलत खान लोदी, और दूसरा खुद इब्राहिम लोदी के चाचा थे, ये थे आलम खान। तो इन दोनों द्वारा बाबर को निमंत्रण भेजा गया भारत पर आक्रमण के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोठ की मस्जिद यानी कि दाल मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के किस वजीर ने करवाया? तो मियां भोइया ने करवाया था मोठ की मस्जिद का निर्माण। तो इसे दाल मस्जिद क्यों कहा जाता है? मोठ का मतलब ही होता है दाल, तो दाल मस्जिद इसीलिए कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण उस क्षेत्र में जो दाल की खेती होती थी उससे जो आय प्राप्त हुई, उसी आय से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो इसलिए इस कारण से मोठ की मस्जिद यानी कि इसे दाल की मस्जिद की संज्ञा दी गई। तो ये था हमारा सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। सल्तनत कालीन अन्य महत्वपूर्ण वीडियो अभी कुछ दिन में आ जाएंगे, और उसके बाद इन सारे वीडियो को जोड़कर मास्टर वीडियो बनाया जाएगा, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित मास्टर वीडियो। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के तहत सल्तनत कालीन इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल के शासन व्यवस्था, राजस्व के बारे में, स्थापत्य के बारे में, कला और साहित्य के बारे में, और इसके बाद सल्तनत काल के जितने भी वीडियो हैं उनके सारे को जोड़कर मास्टर वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है यहाँ पर, तो आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखा जाए तो इतिहास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इन्हीं से लगभग बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। सल्तनत कालीन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रशासन का आधार क्या था? तो इस्लाम धर्म के आदर्श तथा नियम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के आधार थे, क्योंकि यहाँ पर सल्तनत काल में देखा जाए तो जो इस्लाम में जो आदर्श बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उन्हीं के अनुसार शासकों ने शासन चलाने की व्यवस्था की, और इस्लाम कानूनों की व्याख्या जो होती थी वह उलेमा करते थे, और इनका पालन राज्य और जनता दोनों के लिए ही उस समय आवश्यक होता था। तो सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित होता था? यह शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कानून के प्रमुख स्रोत क्या है? तो कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, ये चार मुस्लिम कानून के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरंभिक इलबारी सुल्तानों ने स्वयं को क्या घोषित किया? तो स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया।
अगला प्रश्न है, प्रथम तुर्क सुल्तान जिसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु अब्बासी खलीफा से नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी कि खलीफा की सहायक की उपाधि प्राप्त की, तो ये कौन थे? ये थे इल्तुतमिश। थोड़ा सा यहाँ हम समझ लेते हैं कि दिल्ली के जो अधिकांश तुर्की सुल्तान थे उन्होंने स्वतंत्र होते हुए भी सिद्धांततः खलीफा जो कि मुस्लिम राज्य एवं इस्लामी धर्म का प्रधान होता था उनकी सत्ता को स्वीकार किया। दिल्ली के सुल्तान जो होते थे वह अपने आप को खलीफा का नायब यानी कि सहयोगी ही मानते थे और समस्त जो इस्लामी राज्य होता था उसका प्रधान देखा जाए तो उस समय खलीफा को ही माना जाता था। ठीक है, और तुर्क सुल्तान में जो भी सुल्तानों को देखा जाए तो इल्तुतमिश ही प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अब्बासी खलीफा से नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी कि खलीफा के सहायक की उपाधि प्राप्त की। उस समय की अगर स्थिति को देखा जाए तो पैगंबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई होता था तो वह खलीफा होता था और उसके बाद सुल्तान को माना जाता था। ठीक है, तो जब खलीफा किसी भी सुल्तान को मान्यता देता है तो निश्चित ही पूरे मुस्लिम जगत में उसका सम्मान, उसका कद बढ़ जाता है और यही कारण था कि प्रथम तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अब्बासी खलीफा से नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा के सहायक की उपाधि प्राप्त की। आगे हम देखेंगे कि जैसे जैसे समय बदलता है, सुल्तान बदलते हैं, धीरे धीरे जो खलीफा की शक्ति होती है, जो खलीफा की मान्यता होती है, धीरे धीरे वह कमजोर होने लगती है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा के महत्व को अस्वीकार कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो इल्तुतमिश में हमने देखा कि उन्होंने खलीफा के सहायक का दर्जा प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर बलबन पहला शासक था जिसने खलीफा के महत्व को अस्वीकार करना प्रारंभ कर दिया और स्वतंत्र सत्ता अपनी स्थापित करने का प्रयास किया। बलबन ने सुल्तान को क्या संज्ञा दी? तो जिल्ले इलाह यानी कि अल्लाह की छाया की संज्ञा दी बलबन ने। तो बलबन क्या चाहता था? बलबन चाहता था कि जो खलीफा का जो सत्ता में हस्तक्षेप है वह कम हो। तो देखा जाए तो बलबन क्या चाहता था, यानी कि पैगंबर और सुल्तान के बीच में, ठीक है, सुल्तान के बीच में जो खलीफा होता था इस खलीफा को इसने इग्नोर कर दिया और ये बलबन ने स्थापित किया कि पैगंबर की जो छाया होती है वह सुल्तान होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बलबन पहला शासक था जिसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और खलीफा के महत्व को अस्वीकार किया। नेक्स्ट है, किस शासक ने यह कहा कि पैगंबर के बाद खलीफा नहीं बल्कि सुल्तान ही शक्तिशाली होता है? तो यह है बलबन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, बर्नी के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन व्यवस्था पूर्णतः इस्लामी नहीं थी, क्यों? तो बर्नी का यह मानना था कि सुल्तान के अधीन जो शासन व्यवस्था थी भारत में वह पूर्ण रूप से इस्लामी नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि उस समय भारत की जो अधिकतर आबादी थी वह इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के समय अमीर प्रभावहीन हो गए? तो बलबन एवं अलाउद्दीन के समय जो अमीर वर्ग था वह प्रभावहीन हो गए थे। नेक्स्ट है, किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो लोदी वंश के शासनकाल में अमीर का जो महत्व था वह चरमोत्कर्ष पर था। तो इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो निश्चित ही उसमें एक प्रश्न आया था कि बहलोल लोदी वैसा शासक था जो सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच में बैठता था। तो दरबार में अमीरों का जो प्रभुत्व था तो वो बराबर का महत्व देता था सभी को और यही कारण से देखा जाए तो लोदी वंश के शासनकाल में अमीर का जो महत्व था वह चरमोत्कर्ष पर था। चलते हैं आगे। सल्तनत कालीन अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से संबंधित थे? तो तुर्क वर्ग से संबंधित थे सल्तनत कालीन अधिकांश अमीर और सुल्तान। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस खलवत कहा जाता था मंत्री परिषद को सल्तनत काल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था का आधार क्या था? तो मंगोलों के वर्गीकरण की जो दशमलव प्रणाली थी वही सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था का आधार था। नेक्स्ट है, दीवाने इंसा क्या था? तो शाही पत्र व्यवहार से संबंधित जो विभाग था वह दीवाने इंसा कहलाता था सल्तनत काल में। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सेना कितने भागों में बटी थी? तो दो भागों में बटी थी। पहला था हश्म कल्ब जिसे केंद्रीय सेना कहा जाता था और दूसरा था हश्म अतराफ जो प्रांतीय सेना होती थी। तो दोनों ही हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थायी सेना जो अस्थायी सेना थी वह क्या कहलाती थी? यह कहलाती थी खास खेल अस्थायी सेना होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखें। किस सुल्तान द्वारा इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला सल्तनत कालीन सुल्तान है इल्तुतमिश। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी से संबंधित यह है कि किस सुल्तान द्वारा इक्ता व्यवस्था समाप्त की गई? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद बात करते हैं इसी प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि किस सुल्तान द्वारा इक्ता व्यवस्था को दोबारा प्रारंभ किया गया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। तो तीनों ही प्रश्न को मैंने एक साथ ले लिया है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं सल्तनत काल के कुछ प्रमुख विभाग और उनके संस्थापक। तो सीधे सीधे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप हो सके जहां तक संभव हो इस पूरे चार्ट को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दीवानी मुस्तखराज क्या था? ये वित्त विभाग और राजस्व विभाग था और इसकी जो स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने को ही क्या था? तो यह कृषि विभाग था और इसकी स्थापना करने वाला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना की थी बलबन ने। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दीवाने अर्ज की स्थापना किस सल्तनत कालीन शासक द्वारा की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने रियासत। यह क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण निश्चित रूप से आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी कारण से दीवाने रियासत जो विभाग है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे दीवाने खैरात जो कि दान विभाग था, दीवाने बंदगान जो कि दास विभाग था, और दीवाने इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग था। तो दान, दास और पेंशन इन तीनों के जो संस्थापक थे वे थे फिरोज शाह तुगलक। तो इन्हें भी याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख मंत्रियों के बारे में और उससे संबंधित विभाग के बारे में। तो आरिजी मुमालिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। यह क्या होता था? यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, सैन्य विभाग यानी कि दीवाने अर्ज। नेक्स्ट है वकील ए दर। वकील ए दर सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवा होती थी, जो उनकी देखभाल होती थी, तो उसको देखने वाला जो अधिकारी होता था वह वकील ए दर होता था। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काजी उल कुज्जात। काजी उल कुज्जात वह अधिकारी होता था जो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च कार्य करता था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सद्र उस सद्र। धर्म विभाग का एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था सद्र उस सद्र। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक क्या होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो सल्तनत काल में देखा जाए तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के बारे में। तो कर व्यवस्था से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे शर्ब किस प्रकार का कर था? तो यह था सिंचाई कर, शर्ब। नेक्स्ट है खराज, उस्र एवं मुक्तई क्या था? तो यह भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर। नेक्स्ट है उस्र क्या था? तो उस्र कैसा कर था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, इंपॉर्टेंट है उस्र। नेक्स्ट है खैराज, खराज। खराज कैसा था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। तो इन दोनों कर को आपको याद रखना है, एक मुसलमानों से लिया जाने वाला था और एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। नेक्स्ट है जकात, बहुत इंपॉर्टेंट है कर में देखा जाए तो इसको आपको याद रखना है, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जो कि संपत्ति का 40वां भाग होता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जकात। नेक्स्ट है इसके बाद जजिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जजिया, इसको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं खम्स के बारे में। खम्स क्या था? लूटे हुए धन या किसी प्रकार का कोई खजाना प्राप्त होता है तो उस पर लगने वाला कर होता था खम्स। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो यहाँ ध्यान रखना है सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, तो यह कहलाता था चौधरी। नेक्स्ट है भूमि की नाप तोलकर क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण की जो प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी वह क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी मसाहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी मुक्ताई। तो दोनों प्रश्न सेम जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा अंतर कर ले। तो पहला प्रश्न यह याद रखना है कि भूमि की नाप तोलकर क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण की प्रणाली मसाहत कहलाती थी, जबकि भू राजस्व करने की निर्धारण करने की जो मिश्रित प्रणाली होती थी वह मुक्ताई कहलाती थी। तो दोनों में अंतर करके याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सल्तनत काल में किस शासक ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया? तो खालसा भूमि देखा जाए तो एक प्रकार से जो सरकार होती थी, जो सत्ता होती थी, जो सुल्तान होते थे उसके नियंत्रण में होने वाली भूमि होती थी। तो ऐसा करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अधिकांश जो दान में दी गई भूमियां थी उनको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट है सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो यह खालसा भूमि थी। तो इंपॉर्टेंट है खालसा भूमि, याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे फवाजिल के बारे में। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि कहलाती थी फवाजिल। ठीक है, अब बात करते हैं सल्तनत काल के कुछ प्रसिद्ध स्थल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे देवल बंदरगाह के बारे में। एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, सल्तनत काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। एग्जाम में प्रश्न आता है कई बार, तो इसमें इसका सही उत्तर होगा देवल। तो हमें याद रखना है सल्तनत काल के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो देवल। नेक्स्ट है सतगांव। सतगांव किस लिए प्रसिद्ध था? रेशमी रजाइयों हेतु। आगरा, आगरा किस लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में? तो यह नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था आगरा सल्तनत काल में। नेक्स्ट है बनारस। बनारस जड़ी एवं सोने चांदी के कामों के लिए प्रसिद्ध था उस समय सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ को व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती उत्तम किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सब सल्तनत कालीन स्थल है जो विभिन्न उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थे। तो एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में सबसे पहले देखते हैं दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, कौन था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। नेक्स्ट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद प्रारंभ में क्या था? तो प्रारंभ में एक जैन मंदिर था जो बाद में विष्णु मंदिर बना और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारतीय इस्लामी शैली में बनी सल्तनत कालीन प्रथम स्थापत्य किसे माना जाता है? तो यह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हमें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं ढाई दिन के झोपड़ा के बारे में बात करते हैं। अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, यह झोपड़ा ढाई दिन का झोपड़ा, तो ये एक मस्जिद है, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट है
कि इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया, इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण संस्कृत विद्यालय जो सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय जो कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था, उसी स्थान पर 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किया गया। और 2.5 दिन के झोपड़े पे अगर आप घूमने जाते हैं तो वहां पर जो दीवार है, उन दीवारों पर आपको विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक जो हरिकेली है उसके बहुत सारे अंश वहां पे उद्धृत मिलेंगे। तो ये हमें याद रखना है, संस्कृत नाटक हरिकेली जिसके अंश हमें 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर देखने में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुतुब मीनार की, बहुत इंपॉर्टेंट है सल्तनतकालीन स्थापत्य कला की श्रेणी में। दिल्ली में स्थित है, मेहरौली में स्थित है यह, और ईंट से बनी 5 मंजिला इमारत है या मीनार भी कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई मीटर में देखा जाए तो 72.5 मीटर और फीट में देखा जाए तो 237.86 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिससे इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें जोड़कर इस मीनार को पूरा करवाया। तो इसकी जो 3 मंजिली थी इसको इल्तुतमिश ने बनवाया। नेक्स्ट है 1369 में मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दुरुस्त कराया गया तथा 5वीं मंजिल जोड़ी गई। तो यह इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस मीनार की मरम्मत कराई गई। इसके बाद सिकंदर लोदी ने भी इस इमारत की मरम्मत कराई थी। तो लोदी वंश का जो वीडियो है उसमें भी हमने इस प्रश्न को देखा था। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि विष्णु स्तंभ भी कुतुब मीनार को कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। अब बात करेंगे इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए स्थापत्य के बारे में। तो इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनाया गया, और यह किस शैली में बनाया गया? स्क्रिच शैली में। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वह स्क्रिच शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, भारत में गुंबद निर्माण का पिता या मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में किस मकबरे को बनाया गया? तो सुल्तानगरी का मकबरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में यह बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत में बना प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? तो सुल्तानगरी का मकबरा भारत में बना प्रथम मकबरा माना जाता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे बलबन के मकबरे के बारे में। तो मेहरौली में स्थित है बलबन का मकबरा, और यह मकबरा शुद्ध लाल पत्थरों से निर्मित है और तुर्की वास्तुशैली का यह पहला मकबरा माना जाता है। तो तुर्की वास्तुशैली का पहला मकबरा बलबन का मकबरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बलबन के मकबरे से यह पूछा जाता है कि इसमें प्रथम बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ। तो कई बार एग्जाम में आता है वास्तविक मेहराब का प्रयोग किसके मकबरे में पहली बार किया गया? तो यह है बलबन का मकबरा। आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी के अगर स्थापत्य में देखा जाए तो 4 महत्वपूर्ण है। पहला है अलाई दरवाजा, दूसरा हजार सितून जिसको 1000 स्तंभों वाला महल भी कहा जाता है, तीसरा है जमात खाना मस्जिद, और चौथा है सीरी का किला। तो इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे अलाई दरवाजा के बारे में। तो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अलाई दरवाजा भारत की पहली इमारत है जिसके निर्माण में इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है, और इसलिए इस अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो यह है अलाई दरवाजा। और मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापत्य के सुंदर हीरा की संज्ञा भी दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। तो यह याद रखना है हमें, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है, यही प्रथम बार घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब भी बनाई गई। आगे बात करेंगे जमात खाना मस्जिद के बारे में। तो पहली मस्जिद है जो पूर्णतः इस्लामी विचारों के अनुसार बनी। तो जमात खाना मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है जो पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के अनुसार बनी। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। यह दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है जो लाल पत्थरों से बनी है। नेक्स्ट है सीरी का किला। 1303 ईस्वी में दिल्ली में यह बना, और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी के किले को बनवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यही याद रखना है, सीरी का किला किसके आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनवाया गया? तो यह है मंगोल आक्रमण। नेक्स्ट बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में। तो दिल्ली में तुगलकाबाद किले के बाहर स्थित पंचभुजीय मकबरा है, आप देख सकते हैं चित्र में, और इसका जो शिखर है उसमें हिंदू वास्तुकला के प्रतीक जो होता है कलश, उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो शिखर है देख सकते हैं, इसमें कलश जो हिंदू वास्तुकला का प्रतीक है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह मकबरा मिस्र के पिरामिड की भांति अंदर की ओर झुका हुआ है। तो यह अंदर की ओर झुका हुआ है ना, ये इस तरह से। इसके बाद बात करेंगे खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। यह खाने जहां जूना शाह ने इस मकबरे का निर्माण कराया, और इस मकबरे का निर्माण अपने पिता और फिरोज शाह के जो प्रधानमंत्री थे खाने जहां तेलंगानी, उनकी याद में करवाया था। यह मकबरा अष्टभुजीय आकार में निर्मित है। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा आप यहाँ देख सकते हैं, और इस मकबरे की तुलना जेरूसलम स्थित उमर की मस्जिद से भी की जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य है खाने जहां तेलंगानी मकबरा के बारे में। आगे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण साहित्य रचना के बारे में, महत्वपूर्ण कवियों के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किताबुल हिंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अल बरूनी की प्रसिद्ध रचना है किताबुल हिंद। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में भारतीय जलवायु एवं पुष्पों का वर्णन किया है? तो इस पुस्तक का नाम है नूह सिपेहर, जिसमें भारतीय जलवायु एवं पुष्प का फूलों का वर्णन किया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो क्या थे? तो अमीर खुसरो
महान विद्वान थे, वो कवि होने के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे और साथ में इतिहासकार भी थे। अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो की माना जाता है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, संगीत वाद्य यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किसने करवाया? तो अमीर खुसरो ने करवाया। संगीत एवं वाद्य यंत्र तबला एवं सितार का आविष्कार इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक प्रसिद्ध रचना संगीत राज लिखी? तो संगीत राज की रचना करने वाले हैं राणा कुंभा। नेक्स्ट है, दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा? तो अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि किसने दी थी? तो निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। अगला है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया? तो तुर्कों द्वारा पोलो खेल का प्रचलन कराया गया था। आगे बात करते हैं, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस-सिराज की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है तबकाते नासरी। नेक्स्ट, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख फिरोज शाही। तारीख मुबारक शाही तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। कल ही हमने देखा था इसके बारे में, तारीख मुबारक शाही के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ताज उल मासिर किसकी रचना है? हसन निजामी की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है रेहला। रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है रेहला। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रश्न, सल्तनत कालीन सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया? तो फारसी भाषा को संरक्षण दिया सल्तनत काल के जो भी सुल्तान थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह ने अपना संस्मरण लिखा था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में देखा जाए तो ये थे हमारे सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थापत्य कला साहित्य और शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी लिंक रहते हैं जिसके द्वारा आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अपडेट आता है, जैसे बहुत सारी जो करंट की वीडियो है उसमें कई भी अपडेट आ जाते हैं, तो उन अपडेटों को वहां पर लिख दिया जाता है, या किसी प्रकार की कुछ त्रुटि रह जाती है तो उन त्रुटि का भी वहां उल्लेख कर दिया जाता है, ताकि आप जो भी सुधार है वो आवश्यक सुधार कर लें। तो इस बात का ध्यान रखें, वहां पर पीडीएफ भी आपको उपलब्ध वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कराया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।